नमस्कार साथियों, ज्ञान श्री गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। आज की करंट अफेयर्स में 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक के हमारे टॉपिक हैं, तो सभी टॉपिकों को एक एक करके कवर करते हैं। 5 दिन की करंट अफेयर्स बनाने का हमारा उद्देश्य यह होता है कि उसमें केवल काम की चीज़ों को समाहित किया जाए। 5 दिन की करंट अफेयर्स हम एक साथ इसीलिए बनाते हैं ताकि उसमें सभी चीज़ें काम की हो, फालतू फंड की कोई भी चीज़ ना हो। तो अपने टॉपिक की तरफ को आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल तथा असम के दौरे पर रहे। इस दौरान वे पूर्वोत्तर भारत के रेल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मालदा स्टेशन पश्चिम बंगाल से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कामाख्या आसाम के लिए हरी झंडी इन्होंने दिखाई है। ये टॉपिक हमारा इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट भी हमारी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या के लिए रवाना होगी। रूट हावड़ा पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी कामाख्या आसाम के लिए होगा। प्रकार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, रात में यात्रा हेतु ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, आरामदायक है, लंबी दूरी की आरामदायक, तेज और आधुनिक रेल सेवा है। ये विशेषता पहली बार पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा शुरू की गई है। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 जनवरी को किन राज्यों के दौरे पर रहे या रहेंगे? दौरा हो चुका है, तो ये पहले ही टाइप हो चुका था। रहे तो ये रहे हमारे पश्चिम बंगाल और आसाम के दौरे पर। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रधानमंत्री वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे? हरी झंडी दिखा दी गई है, तो ये हरी झंडी दिखाई गई है हमारी मालदा स्टेशन से, जो हमारा पश्चिम बंगाल में है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का गंतव्य स्थल कौन सा है? गंतव्य मतलब पहुंचने वाला स्थान कौन सा है? तो यह है कामाख्या, जो आसाम के अंदर पड़ता है। कामाख्या मंदिर बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ेगी? तो यह हावड़ा और गुवाहाटी को जोड़ेगी। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लंबी दूरी की तेज व आरामदायक यात्रा, पर्यटन बस सेवा शुरू। ये लंबी दूरी की तेज व आरामदायक यात्रा है। अगला प्रश्न, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह रात की यात्रा हेतु स्लीपर सुविधा है, यह इसकी मुख्य विशेषता है। यह रेल सेवा किस क्षेत्र के विकास में विशेष सहायक होगी? तो यह पूर्व व पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र के विकास में बहुत ज्यादा सहायक होगी। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होगा? तो सबसे अधिक लाभ यह पर्यटन और व्यापार को होने वाला है इससे। वंदे भारत ट्रेनें किस प्रकार की तकनीक से सुसज्जित हैं? तो ये आधुनिक स्वदेशी तकनीक से सुसज्जित हैं। ऑप्शन बी हमारा सबसे सही। यह पहल किस राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करती है? तो यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा 114 राफेल विमान की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। डीएसई ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो 114 राफेल विमान खरीदने के लिए समझौता हुआ है। भारत की वायु शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा खरीद परिषद डीओसी ने भारतीय वायुसेना आईएएफ के लिए 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यहाँ मंजूरी मिल गई है। इस बहुप्रतीक्षित योजना को आमतौर पर MRFA मल्टी रोल फाइटर के तहत
कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें राफेल तथा तेजस मार्क II जैसे उन्नत विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तो यहां से हमारे प्रश्न हैं, भारत के पास वर्तमान में 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं। फ्रांस से ये खरीदे गए हैं, 114 और खरीदे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा सामने है, 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को किस संस्था से मंजूरी मिली है? तो यह मिली है हमारी DAC से, जो रक्षा खरीद एवं परिषद है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद से खरीद की मंजूरी नहीं मिलती, ये बनाने का काम करता है। मंजूरी लेनी पड़ती है रक्षा खरीद परिषद से, DAC से, ये भी हमें ध्यान रखना है। 114 लड़ाकू विमानों की खरीद योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको MRFA कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास कितने राफेल लड़ाकू विमान हैं? तो वर्तमान में 36 हमारे पास राफेल हैं। तेजस मार्क II का विकास किसके द्वारा किया गया है? साथियों, तेजस की बात करी है, राफेल की नहीं करी है। तेजस हमारा DRDO के द्वारा किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो ये फ्रांस से खरीदे गए हैं। 114 MRFA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन C है, वायुसेना के स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, तेजस मार्क II किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है? तो ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। अगला प्रश्न, 114 विमानों की खरीद में किस मॉडल को अपनाया गया है? तो इसमें बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया को माना गया है, ऑप्शन C। तेजस मार्क II का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ यह है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है ये तेजस। अगला प्रश्न हमारा महाभियोग से होगा। महाभियोग के खिलाफ जस्टिस वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। जस्टिस जसवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया को चलाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी लोकसभा को दी गई थी। तो लोकसभा इसकी जांच न करे, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाभियोग की प्रक्रिया के विरुद्ध दायर जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति का गठन करना संविधान और नियमों के अनुरूप है तथा इसमें कोई गैर कानूनी कार्य नहीं हुआ है। साथियों, जब भी किसी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है किसी भी सदन में, तो दूसरे सदन का काम उस महाभियोग की प्रक्रिया की जांच करना होता है। तो उसी के आधार पर यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही है। जस्टिस वर्मा ने संसद में चल रही महाभियोग प्रक्रिया और स्पीकर द्वारा गठित जांच समिति की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो इससे हमारा पहला प्रश्न है, महाभियोग के खिलाफ जस्टिस वर्मा की याचिका किस न्यायालय ने खारिज की है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको खारिज किया है। तो ऑप्शन C हमारा सही है। जस्टिस वर्मा ने किस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है? तो महाभियोग की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, ऑप्शन C हमारा सही। सुप्रीम कोर्ट ने किसके द्वारा गठित जांच समिति को वैध माना है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, वैध माना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्पीकर ने जांच समिति बनाकर क्या किया है? तो कोई गैर कानूनी कार्य यहां पर नहीं किया है। तो ऑप्शन C हमारा सही है। अगला प्रश्न,
न्यायाधीशों के महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 124 के पैरा 4 में है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की किस भूमिका पर जोर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संसदीय स्वायत्तता पर जोर दिया है। यहां संसद स्वतंत्र है। महाभियोग की प्रक्रिया में जांच समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो आरोपों की जांच करना जांच समिति का मुख्य कार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के किस सिद्धांत को दोहराया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के सीमित न्यायिक क्षेत्र हस्तक्षेप को दोहराया है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। जांच समिति की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो ये संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जिस समय लोकसभा द्वारा जांच कर ली जाती है तो समस्त संसद के सामने यह प्रस्तुत करनी होती है। अगला प्रश्न, इस निर्णय का प्रमुख संवैधानिक महत्व क्या है? तो इस निर्णय का सबसे संवैधानिक महत्व विधायिका न्यायपालिका संतुलन का मजबूत करना इसका महत्व है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के 6 जिलों में चंदौली सहित 6 जिलों के एकीकृत इंटीग्रेटेड न्यायालय परिषद का शिलान्यास किया है। यह परियोजना सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे वर्तमान में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से 6 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें एक ही परिसर के अंदर सारी न्यायपालिका अपना कार्य करेंगी। बिखरी हुई रहती हैं, कोई कहीं होती है, कोई कहीं होती है, तो वो सब एक जगह काम करेंगी। इस तरह से 6 जिलों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन से जिले हैं ये हम आपके सामने लाते हैं। एकीकृत न्यायालय परिसर की अवधारणा मैंने बता दिया। एक ही परिसर में सारे न्यायालय हमारे होंगे। तो जो 6 जिले हैं हमारे, चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस, औरैया, ये हमारे 6 जिले हैं। इन 6 जिले में एकीकृत न्यायालय की स्थापना की जा रही है। चंदौली में एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किसने किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी हमारा सही है एकदम। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे? तो इसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत यहां उपस्थित थे चंदौली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया? तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भाग लिया है। एकीकृत न्याय परिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यों को एक स्थल पर लाना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा जिला इस एकीकृत न्यायालय परियोजना में शामिल है? तो इसमें जो शामिल है वो केवल चंदौली है, बाकी कोई सा भी जिला इसमें शामिल नहीं है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें देख के चलना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस परियोजना में कुल कितने जिले शामिल हैं? इस परियोजना में कुल 6 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला इस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इस परियोजना का हिस्सा मेरठ नहीं है। मेरठ को छोड़ के बाकी सभी इस परियोजना के हिस्से हैं। एकीकृत न्यायालय परिसर में किसे सबसे अधिक लाभ होगा? तो इससे आम वादियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। एक ही जगह पर सभी तरह का न्याय होगा, सुलभ होगा, डिजिटल तरीके से होगा और आरामदायक होगा, बहुत कम खर्चे में होगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। आधुनिक न्यायालय परिसरों में कौन सी सुविधा शामिल होती है? तो इसमें तीनों तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कोर्ट और डिजिटल रिकॉर्ड इसमें शामिल होते हैं।
उपरोक्त सभी हैं इसमें। यह पहल किस उद्देश्य से जुड़ी है? तो ऑप्शन सी यहां हमारा सबसे सटीक आंसर है, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु यह जुड़ी है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान का भारत का दौरा है। भारत के दौरे में प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वागत, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनका स्वागत दिल्ली के हवाई अड्डे पर जाके किया गया। तो इसके बारे में भारत यूएई संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान का, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। नई दिल्ली आगमन हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नई दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उपस्थित रहे, जिसे कूटनीतिक दृष्टि से विशेष और असाधारण प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर माना गया। यह स्वागत भारत द्वारा यूएई को दिए जा रहे उच्च सम्मान और गहराते रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत का महत्व सामान्यतः विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत करना यह दर्शाता है भारत यूएई को रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। दोनों देशों के रिश्ते केवल औपचारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विश्वास और मित्रता पर आधारित हैं। पश्चिम एशियाई में यूएई भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विशेष उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को भारत की संस्कृति, शिल्प और परंपरा को दर्शाने वाले विशेष उपहार भेंट किए हैं। क्या क्या उपहार है? पहले नंबर पर है नक्काशीदार शाही लकड़ी का झूला। भारतीय पारंपरिक कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। राजसी विरासत और संस्कृति समृद्धि का ये प्रतीक है। दूसरा उपहार है तेलंगाना में निर्मित चांदी का बॉक्स। दक्षिण भारत की धातु कला और हस्तशिल्प को यह दर्शाता है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना से यह जुड़ा हुआ है। तीसरा उपहार कश्मीर की पश्मीना शॉल है। भारत की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला, कश्मीर की संस्कृति, पहचान और उत्कृष्ट ऊन उद्योग का प्रतीक। यह उपहार भारत के विविध सांस्कृतिक एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इसी के साथ पहला प्रश्न हमारा, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान का स्वागत नई दिल्ली एयरपोर्ट पर किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत को किस रूप से देखा गया है? तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन का विशेष संकेत यहां माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को कौन सा उपहार भेंट किया है? तो ऑप्शन बी नक्काशीदार शाही लकड़ी का झूला यहां भेंट किया गया है। तेलंगाना से संबंधित कौन सा उपहार दिया गया है? तो तेलंगाना से संबंधित चांदी का बॉक्स यहां उपहार के रूप में दिया गया है। कश्मीर से संबंधित कौन सा उपहार यूएई राष्ट्रपति को दिया गया है? तो कश्मीर से संबंधित पश्मीना शॉल यहां पर दिया गया है। भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को अगले 6 वर्षों में किस स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य है? तो ये 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत यूएई के बीच व्यापार को दुगना करने की समय सीमा क्या तय की गई है? तो ये 6 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। भारत यूएई आर्थिक सहयोग को गति देने वाला प्रमुख समझौता कौन सा है? तो ऑप्शन बी सीईपीए है ये। यूएई में सबसे बड़ी संख्या में कार्यरत भारतीय किस रूप में महत्वपूर्ण हैं? तो प्रवासी समुदाय के रूप में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत यूएई संबंधों को किस रूप में देखा जाता है? तो इसे व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जाता है।
साथियों, आज की करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक हमारे पूरे हो गए। 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच की सारी करंट अफेयर्स हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। यहाँ से जितने भी मुख्य मुख्य टॉपिक थे वो हम सब कुछ ले आए हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।